एवरीवन, दिस इज चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर्ड? एंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी स्पीशी या ऐसा कोई भी एनिमल, मैमल, बर्ड एक्सेट्रा जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। देखो दो ना डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक तो एंडेंजर्ड है, दूसरा हो जाता है कि जो एनिमल्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट, यानी दे आर नो मोर सीन। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं कि जो हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गए हैं, मतलब ऐसे इनविजिबल नहीं हो गए। इसका मतलब ये कि उनके एक भी स्पीशीज या एक भी एनिमल या बर्ड जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता इन दिस वर्ल्ड, तो वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। यानी अब आपको कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में वो एनिमल देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट। उसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा पास है एक्सटिंक्शन के, उनको कह दिया जाता है एंडेंजर्ड। यानी ऐसे स्पीशीज जो कि बहुत जल्द इस दुनिया से गायब हो सकते हैं अगर हमने कोई मेजर्स नहीं लिए तो। देखो हो क्या रहा है ना, आजकल के टाइम पे जितने भी लोगों के बस में होता है, दे डू व्हाट, दे प्रेफर कटिंग ट्रीज। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है उसको प्रेफर करते हैं, और वहां पर दे प्रेफर कि वहां चलो बिल्डिंग्स वगैरह बना लो या कंस्ट्रक्शंस कराना चाहिए। तो यानी जो वाइल्ड एरियाज होते हैं जहां फॉरेस्ट हो गए, ट्रीज हो गए, वो सब गए, राइट। दूसरी बात, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पार्ट्स या फिर जैसे स्किन हो गई, हॉर्न्स हो गए, टस्क्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, इनको बेचते हैं, है ना। सो ऑब्वियसली आपको ये पार्ट्स बेचना है, सो यू वुड हैव टू किल द एनिमल, करेक्ट। एंड देर आर मेनी अदर रीजन्स, लाइक बहुत कम बोलना चाहिए कि ब्रीडिंग के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है तो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। देन हो सकता है कि नेचुरल कैलामिटी आ गई कहीं पे, नेचुरल कैलामिटीज भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आ गया, उसकी वजह से देयर वाज लाइक लॉस, देयर वाज डिस्ट्रक्शन। तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से देयर हैव बीन एनिमल्स जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की बिल्कुल कगार पे हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और उन्हीं एनिमल्स को हम कहते हैं एंडेंजर्ड। अब एंडेंजर्ड हो गया, अब इसमें भी ना 2-3 कैटेगरीज हो जाती हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो कि खतरे में हैं, एंडेंजर्ड है, यानी कि वो कभी भी गायब हो सकते हैं। ठीक है, और एक हो जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी बहुत ही कम चांसेस हैं या बहुत कम नंबर बचा है इन ऑर्गेनिजम्स का पूरे वर्ल्ड में। सो ऐसे ना आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ड देखने को मिल जाएंगे, बट हम ओवरऑल एक साथ लेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज को यहाँ पर। वी विल ऑल्सो इंक्लूड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्लियर। अब पता कैसे चलता है कि स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड है या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है? ऐसा होता है कि देखो हमेशा ना सर्वे किया जाता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बाहर आते हैं कि भाई ये एनिमल नहीं है बचा, या फिर इतना नंबर हो गया है। सपोज अगर हम बात करें किसी ईयर में, कोई सा भी एक साल ले लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे हम बात करें कि 2010 में जो एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशी है, हमने बोल दिया कि ए नाम का कोई एनिमल स्पीशीज है। ठीक है, इसका नंबर सिर्फ 10,000 था, लाइक 10,000 स्पीशीज जो है पूरी दुनिया में बचे थे 2010 में, कोई भी एक स्पीशी जो कि ए है। अब जैसे ही लेटर ऑन फिर से सर्वे किया गया, अराउंड हम कह लेते हैं 5 साल बाद, 2015 में ये जो नंबर है वो सीधे सीधे आधा हो गया, 5,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा ग्राफ जा रहा है नीचे। करेक्ट। यानी यहाँ पे समझ आता है कि भाई जो ए स्पीशीज है ना, ये बहुत ज्यादा खतरे में है। अभी ये 5 सालों में सीधे आधे नंबर पे पहुंच गए हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स में मे बी और आधे नंबर पे पहुंच जाए, धीरे धीरे दे विल चेंज गेट टू द नंबर 0, एंड दैट इज हाउ ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। करेक्ट। तो ऐसे ही सर्वे किया जाता है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब जो एनिमल्स होते हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन वाइल्ड एरियाज। तो इंसान ने तो ये करके रखा है, जितने भी जंगल वंगल है दे हैव टू क्लियर इट। तो बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनको हम बहुत जैसे डिस्कस कर चुके हैं, वहां कहीं पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बट ओवरऑल बचते ही 1-2 लोग हैं, 1-2 नंबर हैं। ऑल्सो इन एनिमल्स को आदत होती है कि वो खुले में रहें, ऐसे बंदिशों में नहीं रह सकते। दैट्स वाई ऑल्सो देयर नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड दिस नंबर शोज, दिस डिक्रीज इन नंबर शोज दैट द एनिमल इज एंडेंजर्ड, एंड दिस इज हाउ IUCN जो है वो अनाउंस करता है कि भाई कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया है, कौन सा एनिमल जो है वो एंडेंजर्ड
है, कौन सा एनिमल है जो वल्नरेबल है, जो थ्रेटेंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरीके से ये जो एक तरीके से कैटेगरीज होती है ना कि विच एनिमल इज एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ IUCN करता है और इनकी एक रेड लिस्ट बनती है जिसमें ये सब डिस्क्रिप्शन दिया होता है। भाई ये वाली स्पीशीज जो है अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड, इतना नंबर बचा है, एंड अगर मेजर्स नहीं लिए गए, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये नंबर 0 भी हो सकता है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब ये तो क्लियर हो गया है। साथ ही साथ व्हाट आर डिफरेंट रीजंस वो भी पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द एनिमल्स, बिकॉज सीधे सीधे जाओगे तो क्या मतलब, बोरिंग लगेगा ना। सबसे पहली बात तो ये तो क्लियर हो गया कि कौन IUCN बनाती है रेड लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा हमें बात करनी चाहिए अबाउट डिफरेंट रीजंस, एक्सटिंक्शन क्यों हो जाता है या फिर एंडेंजर्ड क्यों है स्पीशीज। नंबर 1 रीजन तो यही है कि इनका जो एरिया है, जो हैबिटेट है, वो बचा नहीं है, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे इनकी जो जगह है वो लेते जा रहा है जो भी ह्यूमन बीइंग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट हैव अ प्लेस टू लिव इन। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, यू गेट अ लाइफ जहां पे आप बिल्कुल अपनी आज़ादी से जी सकते हो, बट वहां आपके पास अपनी मर्जी का लिमिटेड खाना होगा, लिमिटेड कुछ लोग होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं आपको एक जगह मिल जाती है जहां पर ना तो आपके ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ना ही आप खुले में रह सकते हो, यू ओनली गेट एक कन्फाइंड स्पेस कि आप उसी स्पेस में रह सकते हैं पूरी लाइफ के लिए, बट आपको मिलेगा सब कुछ, पीपल विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ यू, आपको खाने को मिलेगा सब कुछ, जो जो चाहिए होती ज़रूरतें, आपकी हेल्थ का केयर देखा जाएगा, हेल्थ का केयर, ओके, हेल्थ का केयर किया जाएगा। इस तरीके से ये डिफरेंट फैक्टर्स मिलते हैं। आप क्या चूज करोगे? 100% आप पहली लाइफ चूज करो, बिकॉज यहाँ पे आपको आज़ादी है, आप अपनी मर्जी से जब चाहे अटैक करके खाना खा सकते हैं, लाइक अगर हम एनिमल के पर्सपेक्टिव से समझे तो, करेक्ट। तो इसीलिए एनिमल्स को अगर उनके नेचुरल हैबिटेट से लेकर उठाकर वाइल्ड हैबिटेट में शिफ्ट भी, वाइल्ड नहीं मतलब ऐसे कंजर्वेशन एरियाज में भी शिफ्ट कर दिया जाए और सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, देन टू दे विल नॉट बी हैप्पीली लिविंग देयर, एंड धीरे धीरे नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिमिलरली कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हम फिशेस वगैरह की बात करें तो एक तरीके का नेट होता है, गिल नेट, उसको बिछा दिया जाता है जिसमें ये मछलियां फंस जाती हैं, उनके पास थोड़ा ही टाइम होता है अपने आप को बाहर निकालने का। कुछ मछलियां सच में बाहर निकल जाती है, कुछ निकलती है तो उनको इंजरीज होती है, लेटर ऑन दे डाई, और कुछ मछलियां हैं जो नहीं निकल पाती, दे डाई ऑन द स्पॉट। तो इस तरीके से क्या होता है, उनका नंबर कम हो रहा है, करेक्ट। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से नंबर कम होता जा रहा है एनिमल्स का, और वही एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसका मतलब ये बहुत जल्दी गायब हो सकते हैं अगर ध्यान नहीं रखा गया तो। डन। तो ये था पूरा एक एक्सप्लेनेशन। अब हम एक अच्छी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम एंडेंजर्ड स्पीशीज से क्या समझते हैं। An endangered species is a type of organism that is threatened by extinction. Threatened का मतलब क्या होता है, डराना, धमकाना, है ना। सो यहाँ पर extinction यानी कि ऑलमोस्ट गायब होने वाले हैं, ये नंबर बचेगा ही नहीं दुनिया में, ठीक है, एक भी, उस साइड पे पहुंचने वाले हैं ऑर्गेनिज्म कि दे विल नो मोर बी एग्जिस्टिंग, उनको कह दिया जाता है endangered species, यानी दे आर इन द डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। Some of the reasons for animals to become endangered are destruction or pollution of its native habitat. For example, अगर किसी स्पीशीज का है कि भाई वो इस जंगल में ही रहते हैं, ठीक है, दे नीड ऐसे ही टाइप का जंगल जहाँ पे उनके प्रेफरेबल ट्रीज हो, प्रेफरेबल ऑर्गेनिजम्स हो जिनको वो अटैक कर पाए, या उनकी जगह हो, ठीक है ना, मतलब सबका अपना अपना होता है, लाइक यू कैन नॉट फील लाइक होम एवरीवेयर, करेक्ट। उसी तरीके से इनका भी एक नेचुरल हैबिटेट होता है। सो व्हाट इफ अगर ये जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट का, उनका घर का, उनका सराउंडिंग का डिस्ट्रक्शन हो जाए, तबाह हो जाए, वो मे बी रीजन हो सकता है पॉल्यूशन, ऑब्वियसली जो हम ही कॉज करेंगे ह्यूमन बींग्स, मे भी हो सकता है कि सीधे सीधे डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए वहाँ से पेड़ पौधे सबको जो भी है, एंड एनिमल को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो एक तो रीजन, मेजर रीजन यही होता है। दूसरा ओवर हंटिंग, क्योंकि हंटिंग जो है बैन है वैसे भी, है ना, बट ऑब्वियसली एक टाइम से इतनी ज़्यादा हंटिंग की गई है, राजा महाराजों के टाइम से बात करें अगर हम, इट वॉज लाइक अ टॉपिक ऑफ ऑनर, इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू हंट एन एनिमल, बट नाउ इट्स बीन बैन, बट देन टू करते हैं लोग, दे शूट, दे हंट बिकॉज ऑफ उनको अच्छा लगता है, बट दे डोंट थिंक कि इससे होगा क्या, है ना, वो एनिमल का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इस तरीके से ओवर हंटिंग नेक्स्ट रीजन हो जाता है जिसकी वजह से एनिमल्स आर डिक्रीजिंग इन नंबर। थर्ड बात करें तो क्लाइमेट चेंजेस हो सकता है। देखो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वट एवर थिंग्स वी आर डूइंग, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे क्लाइमेट चेंजेस देखने को डेफिनेटली मिलता है। वी ऑल्सो विटनेस सर्टेन क्लाइमेट चेंजेस, द वे इट वॉज 10 years बैक, इट्स नो मोर राइट नाउ। सो इस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस जो है वो अगर हम पे इम्पैक्ट डालते हैं या हमको अफेक्ट करते हैं, देन डेफिनेटली एनिमल्स को भी करते हैं। सो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ऑल्सो एक डिक्रीज इन नंबर देखने को मिलता है। देन डिसीजेस, कई बार होता है कि कुछ एनिमल्स में एक डिसीज स्प्रेड हो जाती है जिसकी वजह से उनका नंबर कम होने लगता है।
लाइक जब तक पता चले कि वो डिसीज आ गई है या फैल रही है या उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या कर सकते हो उसको रोकने के लिए, हाउ टू टेक केयर ऑफ द एनिमल, जब तक ये पता चलता है ऑलरेडी वी लूज 2 to 3 एनिमल्स। तो ये भी एक चीज है कि डिसीजेस जो है वो भी एक रीजन हो सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीशीज टू बिकम एंडेंजर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल्यूशन एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। पॉल्यूशन को हमने बात कर ही लिया है, साथ ही साथ कोई भी नेचुरल कैलामिटी अगर आ जाती है, सपोज अगर कहीं पे फायर लग जाता है ना, फॉरेस्ट फायर लग जाती है, देन कभी अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड्स आ गए, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि नेचुरल कैलामिटीज में आते हैं, यानी जो नेचर वाइज एक कैलामिटी आ गया, एक बुरा टाइम आ गया, देन ऑल्सो दिस कैन लीड टू व्हाट, द डिक्रीज इन नंबर ऑफ द स्पीशीज एंड ऑब्वियसली इट कैन लीड टू देयर एक्सटिंक्शन और टू they are becoming endangered. Clear? So इस तरीके से these are certain reasons. I hope ये बहुत important topic है because we as the generation अगर हम ये समझ जाते हैं at least we will not follow all these things, right? And we will take care कि हम कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से animals are getting threatened or becoming endangered. Clear? So इस तरीके से ये कुछ major reasons हैं, ये एक proper definition है। अब हमको endangered का एक wider picture clear हो गया। अब कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड येस आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड एवरी इंडेंजर्ड स्पीशीज इन दिस वीडियो, इट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बट येस डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बोथ ऑफ दीज वीडियोस आर गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट पैकेज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्लियर? तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे इट इज जेवन राइनोसेरॉस। नाउ सी राइनोसेरॉस इज समवन जो कि एक अलग एनिमल है ना। अब उसकी भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, देयर आर डिफरेंट स्पीशीज और उनमें से जिनकी हम बात करें वो है जेवन राइनोसेरॉस। दिस इज हाउ दिस एनिमल लुक्स लाइक। The Javan rhinoceros is also known as the Sunda rhinoceros or lesser one-horned rhinoceros. Now let's just discuss what kind of questions you can expect, right? For example, you can get which of the following species is identified or announced as endangered. ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा स्पीशीज है या एनिमल है जो endangered है। पहला सिंपल इजी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो एनिमल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा दिया जा सकता है जेवन राइनोसेरॉस हु इज identified as endangered species is found in which areas, या फिर where you can find जेवन राइनोसेरॉस। ठीक है, तो उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे वो अभी भी मिल जाएंगे। थर्ड थिंग पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ getting of they are becoming endangered. Clear? यानी कि वो endangered species की कैटेगरी में अगर फॉल कर रहे हैं तो what is the reason behind it. तो इस तरीके से there are multiple things जो कि पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, सो प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो जेवन राइनोसेरॉस का एक और नाम है सुंडा राइनोसेरॉस और एक और नाम है दैट इज वन हॉर्न राइनोसेरॉस। दिस इज समथिंग जो बहुत कम जाना जाता है नाम। क्लियर? ओके, इट इज अ वेरी रेयर मेंबर ऑफ द फैमिली राइनोसेरोटिडे। नाउ इज इट कंपल्सरी टू रिमेंबर द फैमिली? बिल्कुल भी नहीं, बट इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। तो ये तो बहुत ही आसान है बिकॉज राइनोसेरॉस के नाम पे ही है फैमिली, ठीक है, इट इज व्हाट राइनोसेरोटिडे। बट इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर इट मत इसको याद रखो, बट येस पता होना चाहिए भाई सारे स्पीशीज नहीं है, हम स्पेसिफिकली जेवन राइनोसेरॉस की बात करें। क्लियर? ओके, चलिए। These are found only in Ujung Kulon National Park in Java, Indonesia. Very, very, very important question. Where you can find Javan या Javan rhinoceros? You can find them only एक जगह पे, और वो कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है उजुंग कुलोन नेशनल पार्क। तो देखो यहाँ पे ना दो टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। एक तो आपको यही पता चल गया कि भाई ये कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता चल गया कि ये जो उजुंग कुलोन नेशनल पार्क है वो कहाँ है? जावा में है, बिकॉज देयर आर सो मेनी नेशनल पार्क्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली लिस्ट एंडलेस है ना। तो थोड़े बहुत नाम इधर उधर भी आपको मिल जाएंगे जो नए होंगे आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ देखने को मिलता है? सिर्फ एक ही नेशनल पार्क पे जिसका नाम है उजुंग कुलोन नेशनल पार्क, जो जावा इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करता है। The decline of Javan rhinoceros is attributed to poaching, primarily for their horns, which are highly valued in traditional Chinese medicine. अब ये जो rhinoceros है इसका जो horn है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिसिनल पर्पस के हिसाब से या मेडिसिनल यूज़ के हिसाब से, दैट टू इन ट्रेडिशनल चाइनीज वे, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी चाइना में ट्रेडिशनली इसके हॉर्न को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन। तो इसीलिए क्या होता है, इसकी हंटिंग की जाती है, इट्स किल्ड, उसका हॉर्न लिया जाता है, इट्स सोल्ड, एंड दैट इज हाउ एक पार्टी गेट्स दी मनी, द अदर पार्टी गेट्स दी मेडिसिन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है भाई, ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा चाहोगे कि यू नीड दैट हॉर्न फॉर द मेडिसिन, उतने ही ये जो नंबर है उनके कम होते जाएंगे, बिकॉज यू विल हैव टू किल देम। तो इस तरीके से मेजर रीज़न यही है कि इसका जो हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, एंड दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से इसका
जो बोल सकते हैं कैटेगरी है वो एंडेंजर्ड की तरफ आ गया है, यानी कि सून इट कैन गेट एक्सटिंक्ट अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं वकीटा। ना वकीटा क्या है? ये एक तरीके की डॉल्फिन है। क्लियर? डॉल्फिन हम सब जानते हैं, एक तरीके की डॉल्फिन है वकीटा। नॉट ऑल डॉल्फिन्स आर एंडेंजर्ड, ये भी ध्यान में रखो। डू नॉट रिमेंबर हाँ डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, ऐसे नहीं करोगे। आपको उसका स्पीशीज का नाम याद रखना है कि भाई वकीटा जो है वो एक तरीके की डॉल्फिन है जो कि क्या है, जो कि एंडेंजर्ड है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस वकीरा, अ कूल नेम, लुक्स लाइक, एंड इट इज अ स्पीशीज ऑफ porpoise which are a group of fully aquatic marine mammals similar in appearance to a dolphin. अब सुनो इसकी बात, देखो they are not dolphins, पहले ही बोल दिया है, they look like dolphins. Clear? So वकीटा क्या है? एक porpoise की species है। porpoise क्या होता है? आपको एक और नया नाम मिल गया। So porpoise बोलते हैं एक fully aquatic marine mammals को। ठीक है, mammals we all know those who have मेमोरी ग्लैंड्स। क्लियर? सो मैमल्स में जो फुल्ली एक्वाटिक मैमल्स हैं और मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर, वो कहलाते हैं पोर्पोइस। और पोर्पोइस की एक स्पीशीज है वकीटा। क्लियर? सो वकीटा क्या है? एक तरीके से डॉल्फिन की तरह दिखते हैं, दे आर नॉट डॉल्फिन्स, दे लुक लाइक डॉल्फिन्स, नंबर 1। नंबर 2, दे आर अ स्पीशीज ऑफ पोर्पोइस। व्हाट आर पोर्पोइस? दीज आर द मैमल्स जो कि फुल्ली एक्वाटिक मरीन मैमल्स हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। These are the most endangered of the world's marine mammals. तो अगर हमें एक लिस्ट मिलती है जो कि मरीन मैमल्स हैं, यानी जो मरीन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं मैमल्स, उस लिस्ट में से अगर कोई स्पीशी सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड है तो वो यही है, दैट इज वकीटा। क्लियर? सो वकीटा इज वेरी 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 मच इन डेंजर। ठीक है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड दिस इज समथिंग जो वर्ल्ड का जितने भी मरीन मैमल्स हैं उसमें से मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशी है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। These live in the extreme northern part of the Gulf of California, Mexico. Now where are they found actually? इनको कहाँ पे आप देख सकते हो? ये बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट है किसका? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का, जो कि मेक्सिको में एग्जिस्ट करता है, वहीं पे ये मिलते हैं। इन स्पेनिश द वर्ड वकीटा मीन्स लिटिल काउ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नेम मीन्स अ लिटिल काउ। तो वकीटा जो है वो एक स्पेनिश नेम है, लग भी रहा है सुनने में, है ना? तो ये जो नाम है इसका असली मतलब क्या है इन इंग्लिश? लाइक व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स लिटिल काउ। डन। द यूज ऑफ गिल नेट्स इन द वकीरा इज द मेजर कॉज फॉर इट्स रैपिड डिक्लाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां आपको ये पता चलेगा गिल नेट होते क्या है। ठीक है, तो कई बार ऐसे जो पानी वाले स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ना, इनके ना एक रीजन जो मेजर है वो यही है कि गिल नेट का यूज। अब गिल नेट्स क्या होता है, वी विल सी दैट जस्ट इन अ मिनट, बट अभी के लिए आपको बात क्या करनी है कि भाई इनका जो मेजर रीजन है कि ये क्यों गायब हो रहे हैं या फिर ये क्यों धीरे धीरे इनका नंबर कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ गिल नेट्स। अब क्या आप सबको पता है कि फिशेज में या जो भी ऐसे फिश लाइक क्रीचर्स होते हैं उनमें गिल्स होते हैं, सबको पता है, राइट? और गिल नेट क्यों बोला गया है? बिकॉज ये गिल्स जो है दे गेट स्टक इन द नेट्स, जो भी नेट यूज किया जाता है जाल, टू कैच दी फिशेस। अब होते क्या है गिल नेट्स? लेट्स जस्ट डिस्कस दी कंप्लीट डेफिनेशन एंड पहले पिक्चर देख लेते हैं। इस तरीके का सस्पेंड किया जाता है नेट, इसे कहते हैं गिल नेट। ये बहुत ही बेसिक सा एक पिक्चर है जो आपको क्लियर रहेगा अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर में नहीं गए। ठीक है, सो गिल नेट क्या है? एक वॉल है ऑफ नेटिंग दैट हैंग्स इन द वाटर कॉलम। तो पानी में इसको लटका दिया जाता है, इट हैंग्स इन द वाटर कॉलम, बट ये है क्या? दिस इज व्हाट? अ वॉल ऑफ नेटिंग। तो नेट का बना हुआ द मैश, लाइक ये जो बना हुआ है, इज डिजाइन सो दैट फिश कैन गेट देयर हेड्स थ्रू but not the rest of their bodies. As they struggle to free themselves, they get entangled with their gills. इसीलिए कहा जाता है गिल नेट। अब समझो क्या बोलना चाह रहा है। देखो ऐसे तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या होता है ना, ये जैसे से आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे गैप्स, तो ये क्या करते हैं, जैसे फिश निकलते हैं ना तो इनका जो हेड है वो इसमें फंस जाता है, इंटैंगल हो जाता है, एंड इनकी बाकी बॉडी नहीं निकल सकती। ऑब्वियसली यू कैन सी इतनी वाइडर बॉडी है तो इतना पार्ट जो है गेट स्टक, बाकी इतनी बॉडी जो है वो बाहर ही रह जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट कैन नॉट गो थ्रू। करेक्ट? अब इस तरीके से ये फंस जाते हैं और ये कोशिश करते हैं निकलने की बट नहीं निकल पाते, और इनका जो गिल्स का स्ट्रक्चर है वहां तक ये फंस जाते हैं, इसीलिए इसको गिल नेट कहा जाता है। क्लियर? सो अब इस तरीके से ये फंस जाएंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली डर जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्कैर्ड होंगे। करेक्ट? अब जब ये निकलने की कोशिश करते हैं, मे बी किसी का चांस अच्छा हो, लक अच्छा हो, सॉरी, तो वो निकल जाएंगे।
देन देयर विल बी फिशेज जिनको चोट लग जाएगी लेटर ऑन, वो ऑब्वियसली दे विल डाई, या फिर कुछ होंगे जो निकल ही नहीं पाएंगे उस समय के बीच में, दे विल गेट स्टक एंड डाई। ठीक है, तो एक जो ये गिल नेट है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है वकीटा के एंडेंजर होने का। क्लियर? आई होप आपको गिल नेट का क्लियर हो गया है डिस्क्रिप्शन। अब कहीं पे भी गिल नेट आएगा एक बार रिवाइज कर लेंगे, बट एटलीस्ट हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। डन? ओके, चलिए अब बात करते हैं माउंटेन गोरिल्ला की। नाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट ना गोरिल्ला, एप्स, एप्स में मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज हैं, एंड दिस इज व्हाट माउंटेन गोरिल्ला। नाउ एक बहुत अच्छा सा फैक्ट है, आई वांट कि आप इस पे पढ़ें, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, कि हमारा कितना परसेंटेज ऑफ डीएनए जो है ह्यूमन बींग्स का वो मैच करता है विथ गोरिल्ला। क्लियर? प्लीज इसको सर्च कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अदर देन दैट लेट्स जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक। तो माउंटेन गोरिल्ला जो है, दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एप लुक्स लाइक। ठीक है, और ये भी क्या है, बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि एंडेंजर्ड है। सो द माउंटेन गोरिल्ला इज वन ऑफ द 2 सब स्पीशीज ऑफ ईस्टर्न गोरिल्ला। देखो ना, गोरिल्लास की ना 2 डिविजन्स हो गए हैं स्पीशीज के, ठीक है, उनमें एक आता है ईस्टर्न गोरिल्ला, और ईस्टर्न गोरिल्ला का भी जो 1 टाइप है वो है माउंटेन गोरिल्ला। ठीक है, सो माउंटेन गोरिल्ला क्या है, एक सब स्पीशी है ऑफ ईस्टर्न गोरिल्ला। माउंटेन गोरिल्लाज लिव इन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका इन जस्ट 2 आइसोलेटेड ग्रुप्स। तो ये जो पूरा ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट पड़ता है, वहां पर ये 2 अलग अलग ग्रुप्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सो कहाँ कहाँ आपको मिल जाते हैं ये, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में, इन द फॉर्म ऑफ 2 ग्रुप्स। अब एक ग्रुप कहीं और मिलेगा, ऑब्वियसली एक ग्रुप कहीं और। नाउ लेट्स सी कि पहला ग्रुप कहाँ है। One group is in the Virunga volcanoes, a region spanning 3 national parks in Uganda, Rwanda and Democratic Republic of Congo. Now I know, पता नहीं इनमें से कितने आपको नाम ये तो पता होगा, युगांडा नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी, बाकी आई डोंट थिंक आपने कभी सुने कि नहीं सुने, कोई बात नहीं, ठीक है, हर चीज का एक फर्स्ट होता है, सो एटलीस्ट यू गॉट टू नो दिस। अब माउंटेन गोरिल्ला के 2 ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक ग्रुप जो है वो यहाँ मिलता है, एक क्या है, विरुंगा वोल्केनो, जो कि कहाँ पर है, विरुंगा वोल्केनो एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये एक रीजन है जो 3 नेशनल पार्क में स्पैन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल पार्क युगांडा में, एक रुवांडा में और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, सो आपसे इधर कहीं पे भी एक नाम पूछा जा सकता है, वेयर दिस स्पीशी दैट इज माउंटेन गोरिल्ला इज फाउंड। डन? ओके, चलिए। The second group is in Bivindi Impenetrable National Park, Uganda, which connects to Sarambwe Natural Reserve DRC. Now exactly second group जो है वो कहाँ पर है, second group जो है वो विंडी Impenetrable National Park में है, जो कि exactly कहाँ exist करता है, युगांडा में ही करता है, और यहाँ पर ये जो second group है वो उसको पाया जाता है, मतलब माउंटेन गोरिल्लास आपको यहाँ मिल जाएंगे, और ये कनेक्ट क्या करता है टू Sarambwe Nature Reserve. So this national park is connected to this nature reserve, ऐसा दिया गया है। So this is extra information, if you want आप इसको ध्यान रख सकते हैं, but at least keep in mind exactly first group second group कहाँ मिलता है। Done? Okay, The degradation of their habitat is the main threat to gorillas. Major reason क्या है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस है इनके लिए टू लिव, है ना, या फिर ये इंडेंजर्ड क्यों बन गए, बिकॉज इनका जो हैबिटेट है जहाँ पर ये पाए जाते हैं उसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है, कंप्लीटली हटाया जा रहा है। ठीक है, और उस डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट की वजह से दे आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी अदर प्लेस, और इनको वो जगह नहीं मिल रही है जहाँ पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से यू विल फाइंड देम और यू फाइंड देम इन अ कैटेगरी ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन गोरिल्ला की। एज द रीजन्स पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, द लैंड इज इंक्रीजिंगली कन्वर्टेड फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस विच लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अब हैबिटेट लॉस हो कैसे रहा है, लाइक हाउ एग्जैक्टली इनकी जो जगह है उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जैसे जैसे जो भी उस जगह की रीजन की मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं, लोग इस पूरे लैंड को धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड में, खेती बाड़ी के लिए, बिकॉज दे नीड फूड ना, जितने लोग बढ़ेंगे उतना खाने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर माउंटेन गोरिल्लाज रह सकते हैं वो पूरा रीजन एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज हो रहा है, बहुत सारे और पर्पसेस के लिए इस लैंड को चेंज किया जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन इनका हैबिटेट लॉस देखने को मिल रहा है। एंड एज हैबिटेट लॉस इज बीन सीन, इस वजह से इनका जो नंबर है वो भी कम होता जा रहा है, एंड यू कैन नॉट फाइंड देम मोर ऑफन। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ द नेक्स्ट एनिमल जिसको सभी जानते हैं, ठीक है, जो कि है टाइगर्स। सो टाइगर्स का भी जो नंबर है बहुत कम होता जा रहा है, एंड दे हैव बिकम एंडेंजर्ड, जो कि बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे हैव बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एनिमल्स, लाइक एवरीबडी नोज टाइगर कौन है, करेक्ट। सो टाइगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल हैं, बहुत ज़्यादा जाने माने जानवर हैं, बट येस इनका भी जो नंबर है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न विच इज़ लीडिंग यू नो
to them becoming the endangered species. Clear? All right. Pressures from illegal killing, shrinking food supply and habitat loss led to the extinction of Bali, Javan and Caspian subspecies. देखो टाइगर में देयर हैव बीन बहुत सारी स्पीशीज जिनमें से 3 एक्सटिंक्ट हो गए. यू कैन नॉट फाइंड ये 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स एनी मोर बिकॉज ये ऑलरेडी जा चुके हैं दुनिया से, ठीक है. बट रिमेनिंग जो है दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट. इसीलिए पीपल हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स ताकि इनको बचाया जा सके. अब मेजर रीजंस क्या थे जिनकी वजह से 3 स्पीशीज टाइगर की, जो कि कौन कौन सी हैं, बाली, जैवन और कैस्पियन, ये एक्सटिंक्ट हो गई है. रीजन क्या है? सबसे पहली बात, इलीगल किलिंग करना. बिकॉज किलिंग और हंटिंग इज ऑलरेडी बैंड बट पीपल देन टू do not follow rules. I don't know कि लोग बहुत seriously इस चीज को follow करते हैं. Rules are made to be broken. Why? You should not do that, right? तो वही चीज है, hunting या killing is something which is very illegal, but then to people जो है वो follow करते हैं इसको, है ना, the other side which they should not, और उसकी वजह से जो नंबर है वो कम हो रहा है. सेकेंड थिंग, अ श्रिंकिंग फूड सप्लाई. खाना बहुत कम हो गया ना इनके लिए. ऑब्वियसली दे नीड एक पूरा वाइल्ड एरिया, उस हिसाब से अपनी मर्जी से कभी भी अटैक कर सकते हैं, भरपेट खाना खा सकते हैं. सो वो जो फूड सप्लाई है वो इनके लिए बहुत कम हो गया है. थर्ड थिंग, हैबिटेट लॉस. जो जगह है इनकी, जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड एरिया है, वो भी कम हो गया है धीरे धीरे. सो इस तरीके से क्या हो रहा है, ओवरऑल दिस इज लीडिंग टू व्हाट, द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज. और इस वजह से दीज वर द रीजंस, ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से ये 3 सब स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं टाइगर्स की. अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, सो टाइगर्स आर फाउंड, अभी हम आगे बात करते हैं, ठीक है. लेट्स जस्ट सी कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं. They are found in Asia, in northern colder areas such as eastern Russia and northeastern China, southern warmer countries such as India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia and Indonesia. तो इनका ना नंबर इधर इधर बहुत तो नहीं, मतलब बहुत ही कम नंबर है, बट दे वर फाउंड हेयर, ठीक है. अब कुछ स्पीशीज हैं वो फाउंड, कुछ स्पीशीज हैं दे आर स्टिल देयर, ठीक है. सो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर टाइगर्स का मिलना इज लाइक पॉसिबिलिटी, कि यहाँ पे टाइगर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे या करते हैं, लाइक द वंस जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. पोचिंग, इलीगल ट्रेड ऑफ टाइगर पार्ट्स, लॉस ऑफ हैबिटेट, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर टाइगर्स टू बिकम एंडेंजर्ड. अब कुछ 3 स्पीशीज तो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, बट देर आर स्पीशीज जिनका नंबर कम होने का पूरा चांस है. दे आर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. और वो कौन से हैं? पोचिंग, ठीक है, किल करके उनके टाइगर पार्ट्स को ट्रेड व्रेड करना, बिजनेस करना उसका, जो कि इलीगल है. देन ऑब्वियसली लॉस ऑफ हैबिटेट बात कर चुके हैं. ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, लोगों का बड़ा चल रहा है कि दे नीड समथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरा डिस्ट्रक्शन होता है एंड देन फाइनली टाइगर्स या इन सब एनिमल्स को बहुत सफर करना पड़ता है. क्लाइमेट चेंजेस आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से एनिमल्स आर नॉट प्रॉपर्ली एबल टू लिव इन दैट हैबिटेट बिकॉज ऑब्वियसली एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है विच इज ग्रेट फॉर देम, करेक्ट. तो क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन है और इन सब रीजंस की वजह से टाइगर्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, यानी दे आर इन अ डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट. तो हमेशा के लिए 3 स्पीशीज जा चुके हैं, बाकी स्पीशीज का नंबर थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट दे आर ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट बोल सकते हैं नंबर बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है. सो 3 स्पीशीज वी आर नाउ अवेयर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. बाकी रिमेनिंग स्पीशीज जो हैं दे आर एंडेंजर्ड ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट. रीजंस क्या है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. डन. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एशियन एलिफेंट की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एलिफेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन एलिफेंट जो कि इस तरीके का दिखता है, ठीक है. नाउ द एशियन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन एशियन कॉन्टिनेंट. प्लीज बी फोकस्ड, कहाँ लार्जेस्ट की बात की गई है, ठीक है. तो एशियन कॉन्टिनेंट में, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें सबसे बड़ा लैंड मैमल जो है वो एशियन एलिफेंट है, ठीक है. ऐसा मैमल जो लैंड पे रहता है, जमीन पे रहते हैं, पानी में नहीं. और वो एशिया के कॉन्टिनेंट की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, सबसे बड़े लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, और वो कौन है? एशियन एलिफेंट. They are distributed throughout the Indian subcontinent and Southeast Asia, from India in the west, Nepal in the north, Sumatra in the south and to Borneo in the east. तो ये पूरी तरीके से फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में. अब साउथ ईस्ट एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जैक्टली कौन कौन से डायरेक्शन में जगह की बात करेगा. सो इंडिया जो है बिल्कुल वेस्ट में, इंडिया से अगर हम बात करते हैं, देन वी मूव ऑन टू नॉर्थ, नेपाल इन द नॉर्थ, यू हैव सुमत्रा इन द साउथ एंड बॉर्न इन द ईस्ट. ये सारी जो जगह, बॉर्नियो इन द ईस्ट, ये सारी जो जगह है ना चारों डायरेक्शंस की, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है एशियन एलिफेंट्स. इसका मतलब ये नहीं है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत ज्यादा नंबर में, नो, बहुत ही कम नंबर बचा है इनका, बट दे आर फाउंड इन सब डायरेक्शंस में. क्लियर? ओके. It is primarily threatened by loss of
हैबिटाट, हैबिटाट डिग्रेडेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड पोचिंग। तो बहुत सारे रीजंस हैं इनके नंबर के कम होने के। सबसे पहले तो ये थ्रेटेंड है या बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हैबिटाट। ये जिस जगह पे पाए जाते हैं वो पूरी जगह का लॉस हो जाना, लाइक इट्स गोइंग फॉर एवर, एक रीज़न वो है। नंबर 2, हैबिटाट डिग्रेडेशन, जो जगह है वो डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है, सो दे डोंट हैव द प्रॉपर प्लेस टू लिव एट। देन फ्रेगमेंटेशन एंड पोचिंग, तो इनका भी बॉडी पार्ट्स वगैरह यूज़ किया जाता है, हंटिंग होती है इलीगली। और इस तरीके से ये कुछ वेरियस रीजंस हैं जो आपको हर एनिमल स्पीशीज या स्पीशीज में देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज हाउ इनका नंबर भी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड दे हैव बिकम एंडेंजर्ड। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ओरंगुटान की। ओरंगुटान्स, वन ऑफ द एप्स, ठीक है, दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक। माउंटेन गोरिल्ला इज डिफरेंट, ओरंगुटान इज डिफरेंट, ठीक है। सो ओरंगुटान्स ग्रेट एप्स हैं, फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के जो रेन फॉरेस्ट हैं वहीं पे पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं ना, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से रेन फॉरेस्ट जो है कहाँ के, इंडोनेशिया मलेशिया के, वहाँ पर ये जो स्पीशीज हैं या ये जो एप्स हैं ओरंगुटान वो पाए जाते हैं। At present they are only found in parts of Borneo and Sumatra. तो they were like distributed, पहले जब इनका नंबर अच्छा खासा था तो they were found ये सारे रेन फॉरेस्ट में, बट नाउ बिकॉज इनका नंबर बहुत कम होता जा रहा है, they are becoming endangered, इस वजह से ये सिर्फ बोर्नियो या सुमत्रा जैसे पार्ट्स में पाए जाते हैं एट प्रेजेंट। द नेम ओरंगुटान क्या है, मतलब ओरंगुटान का मतलब क्या है, इट मीन्स द मैन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा नाम है ओरंगुटान, मतलब क्या है, मैन ऑफ द फॉरेस्ट। इसी तरीके से हमने वकीटा का नाम भी सुना था विच वॉज लिटिल काउ, क्लियर, ऑल राइट। ओरंगुटान्स आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री क्लाइंबिंग मैमल्स। तो ये क्या है, ये एक ट्री से दूसरी ट्री पर जंप करते हैं ना, मतलब वो पकड़ पकड़ के ब्रांचेस को, तो ये जो है सबसे बड़े ट्री क्लाइंबिंग मैमल्स हैं पूरी दुनिया के, ठीक है। सो अगर कभी पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्री क्लाइंबिंग मैमल, द आंसर इज ओरंगुटान। डन। डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग आर द बिगेस्ट थ्रेट्स टू देम। अब इनका जो नंबर है वो कम इसीलिए भी हो रहा है बिकॉज देयर आर टू मेजर रीजन। सिर्फ ये रीजंस नहीं है, बट जो सबसे बड़े रीजंस हैं जिनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए मे बी ओरंगुटान का नंबर बढ़ जाएगा, और वो है क्या, हंटिंग, ठीक है, इनको हंट किया जाता है, इलीगल होगा जो ऑब्वियसली, एंड ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज की का कट कर देना, पूरा एरिया को आप क्लीन कर दे रहे हो, क्लीन नहीं कर रहे हो, एक तरीके से उनके लिए बहुत ही खराब सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो बिकॉज यू वांट द लैंड फॉर योर पर्पसेस, बट समवेयर क्या कर रहे हो आप इन एनिमल्स का जो नीड है, उनका जो एरिया है उसको छीन रहे हो। सो दिस इज हाउ डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स हैं किसके लिए, ओरंगुटान्स के लिए, क्लियर, ऑल राइट। Next is orangutan habitat in Sumatra and Borneo is being cleared at an alarming rate for conversion to oil palm plantations. देखो मेजर रीजन क्या है कि क्यों ये जो एरियाज हैं उनको कट किया जा रहा है, इज इट लाइक कि कुछ बिल्ड करना है वहाँ पे, नहीं, दे वांट ऑयल पाम प्लांटेशंस, पीपल वांट ऑयल पाम प्लांटेशंस। और इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, सुमत्रा और बोर्नियो जहां पर अभी भी आपको शायद ओरंगुटान्स दिख जाएं, वहां पे ये जो जगह है, जो पूरा एरिया है, उसको एक अलार्मिंग रेट पे, यानी अब जाग जाना चाहिए, इतना ज्यादा क्लियरेंस हो रहा है वहां का, ठीक है। क्यों, क्योंकि कन्वर्ट करना है टू ऑयल पाम प्लांटेशंस। ओरंगुटान्स आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, कुछ ही जगहों पे आपको मिलेंगे, उनका नाम देख लेते हैं। कुछ कुछ जगहों पे शायद आपको मुश्किल भी अब मिलना, बट लेट्स जस्ट सी कि कहाँ पे मिलते थे ओरंगुटान्स, पाए जाते थे इनफैक्ट, और अभी भी कहाँ मिल जाएंगे, क्लियर। तो सबसे पहली बात तो दे आर फाउंड इन डैनम वैली, जो कि कहाँ पर है, मलेशिया में। वी ऑलरेडी सॉ मलेशिया, इंडोनेशिया का नाम, सो डैनम वैली इज वन ऑफ दोज, ठीक है। सेकेंड, गुनुंग ल्यूजा सुमत्रा, इंडोनेशिया में। देन यू हैव किनाबटंगन रिवर विच इज इन मलेशिया, Tanjung Puting Kalimantan which is in Indonesia, and Tabin Wildlife Reserve which is again in Malaysia. I know नाम बहुत ज़्यादा थोड़े आपके लिए डिफरेंट हैं, दे आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट ठीक है, एक बार पढ़ लो, आपकी नज़रों सामने से गुजर जाएंगे वर्ड्स, तो अगर सपोज क्वेश्चन आता है सो यू आर रेडी फॉर इट, ठीक है। सो गुनुंग ल्यूजा सुमत्रा में, किनाबंगटान रिवर इन मलेशिया, तांगजुंग पुटिंग इन इंडोनेशिया, ताबिन वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन मलेशिया, एंड लास्ट वन लाइक द वेरी फर्स्ट वन वाज डैनम वैली इन मलेशिया। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर दे वर फाउंड और दे आर फाउंड इन दीज प्लेसेस, क्लियर, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द लेदर बैक सी टर्टल। नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक टर्टल है ऑब्वियसली जो सी में पाया जाता है, जिसका जो बैक है, ऊपर की कवरिंग है, इट इज लाइक अ लेदर, ठीक है, ऐसा लगता है कि एक लेदर का बना हुआ बैक है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है लेदर बैक सी टर्टल। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर टर्टल लुक्स लाइक। This sea turtle is sometimes known as the lute turtle or leathery turtle or simply the luth.
ठीक है। अब इस टर्टल के ना बहुत सारे नाम हैं, कहीं कहीं पे इसको ल्यूट टर्टल कहते हैं, कहीं पे इसको लेदरी टर्टल कहते हैं यानी लेदर बैक टर्टल कहते हैं, एंड थर्ड कहीं कहीं इसको सिर्फ लूथ भी बोलते हैं। सो इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन जो कि इनमें से किसी भी एक नाम को रेफर कर रहा है तो हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कॉमन नाम पता होना जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर किस नाम से दे रहा है। क्लियर? ओके। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग टर्टल्स, ठीक है। अभी तक के जितने टर्टल्स रहे हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट नहीं बोल रहे हैं, किस में बोल रहे हैं? अभी जितने टर्टल्स एटलीस्ट बचे हुए हैं, दोज हु आर लिविंग एट प्रेजेंट टू, उनमें से एक सबसे लार्जेस्ट टर्टल जो है वो यही है, द लेदर बैक सी टर्टल। डन? ओके। लेदरबैक टर्टल्स आर नेम्ड फॉर देयर शेल, यानी जो ऊपर का कवरिंग है वो शेल कहलाती है, उसी चक्कर में इनका नाम रखा गया है, विच इज लेदर लाइक रादर देन हार्ड लाइक अदर टर्टल्स। बाकी टर्टल्स का अगर कभी आप शेल वगैरह आपको देखने को मिलेगा तो इट इज वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा सख्त है वो, बट ये जो टर्टल है इसका जो बैक है, जो शेल है वो लेदरी है, इसीलिए ये नाम अलग से रख दिया, बिकॉज इट हैड अ शेल विच वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर टर्टल्स एंड दैट्स व्हाई नेम इज केप्ट एज व्हाट? लेदर बैक टर्टल। These can be seen in, इनको कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? इन कोस्टा रिका, दैट इज प्लाया ग्रांडे, इंडोनेशिया में गिली आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया में हिरॉन आइलैंड, हवाई में लेनिकिया बीच, मलेशिया में तियोमान आइलैंड। नाउ दीज आर डिफरेंट नेम्स, आई डोंट थिंक सो आपने बहुत कम सुना होगा, लाइक एटलीस्ट कोस्टा रिका तो सुना ही होगा, गिली आइलैंड सुना होगा एटलीस्ट, ठीक है। बाकी आपने शायद ही नाम सुने हो, विच इज तियोमान आइलैंड, लेनिकिया बीच या हिरॉन आइलैंड। अगर नाम आइलैंड वगैरह के याद नहीं रखने, एटलीस्ट कीप इन माइंड जो भी कंट्री के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, सो दैट आपको एक थोड़ा सा क्या पता आपको कंट्री का नाम आ जाए तो एटलीस्ट यू हैव वन क्वेश्चन प्रिपेयर्ड विद यू। These have become endangered due to reasons like, अब क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से टर्टल जो है लेदर बैक सी टर्टल ये एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गया है, यानी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। स्लॉटर्ड फॉर देयर एग्स, ठीक है, इनके अंडों के लिए इनको स्लॉटर किया जाता है, ठीक है। मीट, ऑब्वियसली इनकी मीट के लिए दे आर स्लॉटर्ड मीन्स दे आर किल्ड, है ना। स्किन के लिए इनकी जो स्किन है वो भी बहुत यूजफुल होती है, इनका जो शेल है दैट इज ऑल्सो यूज्ड, एंड सी टर्टल सफर फ्रॉम पोचिंग एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखो अगर एक थोड़ा डिफाइंड नंबर में इनको एक्सप्लॉइट किया जाए, यानी कि एटलीस्ट इनको थोड़े थोड़े नंबर में आप जो भी लोग इनका यूज करते हैं उसको ये लोग ले लेते हैं या यूज कर लेते हैं, किल कर देते हैं, तो भी चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ नंबर रहेगा एंड देन पॉपुलेशन कैन ग्रो। बट हो क्या रहा है ना, एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा जो है इनका नंबर यूज किया जा रहा है टू किल देम एंड टू यूज देम फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, एंड दिस इज हाउ इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से, ओवर किलिंग की वजह से, ठीक है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या हो रहा है, इनका नंबर कम हो रहा है, एंड एक दिन आएगा व्हेन दे विल नो मोर बी एग्जिस्टिंग अगर मेजर्स नहीं लिए गए तो। अब एक और एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या अगर कोई एनिमल को एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है सो क्या इट विल बी ऑलवेज एंडेंजर्ड और वो सिर्फ एक्सटिंक्ट ही हो सकता है, थोड़ा नीचे नहीं आ सकते पॉजिटिव कैटेगरीज में? बिल्कुल आ सकता है। कई ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक सर्वे में, सपोज अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अगर 2010 का कोई सर्वे था, उसमें अगर किसी एनिमल को एंडेंजर्ड आइडेंटिफाई किया गया, देन जब लेटर 5 साल बाद या 10 साल बाद फिर सर्वे किया गया तो वो जो एनिमल है उनके नंबर बढ़ गए थे, एंड दे वर नॉट गेटिंग लाइक, उनका नंबर कम नहीं हो रहा था, इंस्टेड बढ़ता जा रहा था। सो दिस इज हाउ, क्योंकि तरीके अपनाए गए, क्योंकि देयर वर थिंग्स दैट वर लाइक एक्शंस वर टेकन, दीज रीजंस वर लाइक ड्रॉप्ड, ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा था, उनका नंबर जो है धीरे धीरे अब बढ़ रहा था, एंड नंबर बढ़ रहा था तो दे वर नॉट बिकमिंग एंडेंजर्ड। बाकी जो नेक्स्ट पीछे वाली कैटेगरी होगी तो थोड़ी पॉजिटिव होगी, वहां पर इनको शिफ्ट कर दिया जा रहा था इस नाम को। सो डेफिनेटली अगर मेजर्स लिए जाए, एक्शंस फॉलो किए जाए तो इनका नंबर बढ़ सकता है, नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फिर वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी से नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। डन। सो इस तरीके से ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लेदर बैक सी टर्टल बिल्कुल एंडेंजर्ड घोषित कर दिए गए हैं। डन। ओके। Next is they also face habitat destruction and accidental capture. Now there are also reasons कि हो सकता है सी में और कुछ कैप्चर करना हो ह्यूमन को, जो भी करना चाह रहे हैं, और उनका गलती से कैप्चर हो जाता है, एंड वंस दे आर कैप्चर्ड दे आर यूज्ड, है ना। सो एक एक्सीडेंटल कैप्चर हो गया, या उनका जो हैबिटाट है, उनका जो रहने का आसपास की सराउंडिंग्स है, मे बी दे नीड सर्टेन फूड, मे बी दे नीड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स टू फीड अपॉन, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो बाकी स्पीशीज हैं उनका नंबर कम हो रहा है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनको भी अफेक्ट कर रहा है ना। सो ये कुछ रीजंस हैं, और जिसके पहले वाले रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जो लेदर बैक सी टर्टल है ये एक्सटिंक्ट नहीं, एंडेंजर्ड हो गए हैं। डन। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इरावडी डॉल्फिन्स। सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट अ डॉल्फिन, बट सारे डॉल्फिन्स नहीं, स्पेसिफिकली हम एक डॉल्फिन की बात करें जो कौन है, इरावडी डॉल्फिन।
These can be seen in 3 major rivers. इनको ना 3 मेजर नदियों में या रिवर्स में पाया जाता है, विच इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जिनका नाम है आयरयवर्डी जो भी म्यांमार में है, महाकम जो कि इंडोनेशियन बोर्नियो में है, एंड मिकोंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इरावदी डॉल्फिन है ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं, जिनमें से जो 3 है, मतलब स्पेसिफिकली कुछ ही जगह क्या, ये 3 ही में पाई जाती है सबसे ज्यादा नंबर में, और वो ये 3 नदियां या जगह हैं। The majority of Irrawaddy dolphin deaths have been caused by usage of gill net. So we already have discussed what actually a gill net is, और Irrawaddy dolphin का भी जो नंबर कम हो रहा है ना, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन जो है वो क्या है, गिल नेट्स का यूज। सो बिकॉज द गिल नेट्स आर बीइंग यूज, तो ये स्टक हो जाते हैं उसमें, एंड देन डेफिनेटली डॉल्फिन्स डाई। These are an important indicators of the health and sound management of the fresh water resources. Also, ये जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं, अगर इनका नंबर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है, लाइक किसी रिवर में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ भी ऐसा पोल्यूशन वगैरह नहीं है, बिकॉज इनका इंडिकेशन होता है, लाइक ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर जिसकी ग्रोथ अगर ज़्यादा हो रही है किसी जगह पे, इसका मतलब वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अगर आपने कभी लाइकन्स वगैरह के बारे में पढ़ा हो तो अच्छी बात है, वैसे आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में शायद आप पढ़ते हो लाइकन्स के बारे में, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, चीज़ें नहीं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं वेदर दैट प्लेस इज बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड या नॉट पोल्यूटेड। ठीक है, ऐसे ये भी इंडिकेटर्स हैं हेल्थ एंड साउंड मैनेजमेंट के ऑफ फ्रेश वाटर, और ये जितने भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें इनका नंबर इंडिकेट कर देता है कि भाई वो क्लीन है कि नहीं, प्रॉपरली मैनेज्ड है या नहीं। डन, ओके। Their decline could signal a potentially devastating decline in the health of the entire river ecosystem. और अगर इनका नंबर कम हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली अदर देन गिल नेट्स का यूज, अगर इनका नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि भाई पूरा रिवर इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट हो गया है, उस पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका नंबर जो है वो कम हो गया है। सो इरावदी डॉल्फिन्स एक इंडिकेटर्स भी होते हैं ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वुड बी द लास्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ टुडेज वीडियो। दीज आर नॉट दी ओनली इंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा नंबर है, बट ये आज हम लास्ट लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड देन एमसीक्यू में आपको और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज मिल जाएंगे। ठीक है, सो एटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना, ठीक है, दिस इज वेरियसली नोन एज नॉर्दर्न ब्लूफिन ट्यूना, जायंट ब्लूफिन ट्यूना, एंड फॉर्मरली एज अ ट्यूनी। ओ क्यूट है ना, तो ये है ब्लूफिन ट्यूना फिश जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसका जो मेजर नाम है वो ये अटलांटिक ब्लूफिन या ब्लूफिन ट्यूना भी बोलते हैं, साथ ही साथ जायंट ब्लूफिन ट्यूना या बहुत ही क्यूट सा फॉर्मर नेम या ज्यादातर जाने जाने वाला नेम जो है वो है ट्यूनी। क्लियर, ब्लूफिन ट्यूना आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री ड्यू टू द साइज ऑफ फिश एंड द फैक्ट दैट देयर फ्लैश इज क्वाइट फैटी। तो इसको ना बहुत ज्यादा फूड इंडस्ट्री में यानी कि खाने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज इसका साइज भी बहुत बड़ा है और इसका जो फ्लैश जो मीट होता है बहुत फैटी होता है, तो इसीलिए पीपल प्रेफर ईटिंग दिस, और इसीलिए क्या होता है भाई, ज्यादा इनका यूज होता है, ज्यादा इनकी किलिंग होती है, इनको बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, एंड एज अ रिजल्ट नंबर इतना कम हो गया है कि अब ये एंडेंजर्ड है। सो देयर विल बी अ टाइम जब इनको मिलेगा ही नहीं खाने को, जिनको खाने को चाहिए ना ये फिश मिलेगी ही नहीं, बिकॉज इतना ज्यादा खा लिया है इनने इसको कि नंबर ही कम हो गया है। सो इफ पीपल स्टार्ट टेकिंग मेजर्स कि बैन ही कर दें इसके खाने को या स्टफ लाइक दैट, तो हो सकता है शायद इसका नंबर बढ़ जाए, एंड नंबर बढ़ेगा तो ये फिर इंडेंजर से थोड़ा नीचे, थोड़ा सा लेस थ्रेटनिंग, स्कैरी से कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। डन, ओके। Due to this reason, there is a significant decrease in their population. So as a result, they are consumed a lot. Food industry में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से नंबर बहुत कम हो गया इनकी पॉपुलेशन का, and that's why they are endangered. Fishermen sometimes capture these fish when they are young and raise them in captivity to ensure they grow larger, which decrease the wild population of the fish. Now see, होता क्या है ना, ये फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, क्या करते हैं, जब ये बिल्कुल यंग होती हैं, छोटी होती हैं फिशेस, तभी इनको निकाल लेते हैं पानी से, ठीक है, जहाँ भी इनका वाइल्ड हैबिटेट है, जहाँ ये नेचुरली ग्रो करते हैं, और फिर इनके लिए एक आर्टिफिशियल कंडीशन बनाते हैं जहाँ पर इनको फिर वहाँ पर रखकर ग्रोथ इनकी की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं इनको मार दिया जा रहा है, बट येस उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने आर्टिफिशियल एरियाज में आर्टिफिशियल जो हैबिटेट है उसको क्रिएट करके वहां शिफ्ट करें, तो इससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पर इनका नंबर कम हो रहा है, और नंबर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर ये इंडेंजर्ड हो ही जाएंगे। सो दिस इज हाउ इनका जो कैप्टिविटी में जो ग्रोथ कराने की कोशिश कर रहे हैं फिशरमैन, दिस इज डिक्रीजिंग देयर नंबर इन वाइल्ड हैबिटेट, एंड एज अ रिजल्ट दे आर डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड। डन, ओके। When is National Endangered Species Day celebrated?
कौन सा दिन होता है जिस दिन एंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो क्योंकि एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बोलना चाहिए, मोटिव होना चाहिए कि जितने भी स्पीशीज एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं या इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उनके लिए एक एक्शन लिया जाए ताकि उनके स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर पाएं, राइट? बिकॉज जितने भी रीजंस होते हैं इनके एक्सटिंक्शन के या इनके एंडेंजर्ड होने के या वट एवर कैटेगरी फॉर दैट मैटर, ज़्यादातर जो रीजंस है वो यही होते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं which are not suitable for these animals to exist, correct? For example, there can be climatic changes जिसकी वजह से भी एनिमल जो है वो धीरे धीरे उनका नंबर कम हो रहा है। हो सकता है कि हंटिंग या पोचिंग एक रीज़न हो, राइट? तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी हमको पता चलेगा एक दो स्पीशीज़ के बारे में। सो इसीलिए इस अवेयरनेस को या इस बात पे ध्यान रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एंड व्हेन इज दिस डे सेलिब्रेटेड? इज इट 4th Friday of May, 2nd Friday of May, 3rd Friday of May या 1st Friday of May? तो ये तो फॉर श्योर है कि मंथ जो है वो मई ही है, ठीक है? मई मंथ में ये डे मनाया जाता है। बट एक पर्टिकुलर फ्राइडे की बात हो रही है तो देयर इज नो फिक्स्ड डेट, बट ये होता है कि भाई इस फ्राइडे जो भी मई का ये वाला फ्राइडे होगा उस दिन ही सेलिब्रेट किया जाएगा। सो इज इट 1st, 2nd, 3rd और 4th फ्राइडे? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3rd Friday of May जो होता है हर ईयर जब भी मई का 3rd फ्राइडे पड़ता है उस दिन के लिए वो क्या होता है भाई? नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। सो जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो और अगर उससे रिलेटेड कोई डे सेलिब्रेट होता है तो प्लीज वो जरूर चेक किया करो। वैसे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज जो है डिस्कस कर चुके हैं इन ऑलरेडी वन ऑफ द काइंड ऑफ वीडियोज, लाइक वी हैड 3 वीडियोज ऑन दैट, जिसमें से 2 वीडियोज में हमने सारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस किए। देन यू ऑल्सो हैड 1 वीडियो जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए। सो इफ यू वांट आप वो भी रिवाइज कर सकते हो। सो ओवरऑल ये क्लियर हो गया आपको, ऐड हो गया आपकी इंफॉर्मेशन में कि मई का 3rd फ्राइडे इज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। डन? ऑल राइट, ओके। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड एंड स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु? इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है या एनिमल है या जो भी स्पीशी है जो कि एक एंडेंजर्ड की कैटेगरी में फॉल करता है, साथ ही साथ वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है? तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस हैं जिनका बेसिक आंसर आपको मिल रहा है। एक तो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल, दूसरा एक और एनिमल जो कि एंडेंजर्ड की जो भी आपकी लिस्ट बन चुकी है अभी तक उसमें ऐड हो चुका है। क्लियर? तो इस तरीके से कौन सा एनिमल है भाई वो? इज इट नीलगिरी तहर, इज इट स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, जायंट पांडा? सो ये जो पर्टिकुलर स्टेट है तमिलनाडु, इसका स्टेट एनिमल इज ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी तहर, और ये एंडेंजर्ड की लिस्ट में फॉल करता है। जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें इनका नाम भी है एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए दैट यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर एंडेंजर्ड, यू शुड बी क्लियर विद द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु एंड दैट वन एनिमल इज एंडेंजर्ड और नॉट, वो आपको ध्यान में रखना है ना। सो ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी तहर। Clear? All right. Next है the third question which says what does critically endangered means? यानी कि अगर कोई स्पीशी critically endangered अनाउंस किया गया है तो उसका मतलब क्या है? Vulnerable to endangerment in the near फ्यूचर। क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब ये होता है कि डेंजर के बहुत क्लोज हैं, दे आर वल्नरेबल टू दिस डेंजर। एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, बहुत बड़ा रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी ध्यान नहीं दिया गया तो नेक्स्ट स्टेप जो है यही होगा कि दे कैन गेट एक्सटिंक्ट, यानी हमेशा के लिए उनको हटा दिया जा सकता है। लाइक दे कैन, ऐसे क्या बोल सकती हो कि मतलब अब वो फिर मिलेगी नहीं स्पीशी। क्लियर? देन देयर आर नो मोर इंडिविजुअल्स ऑफ दैट अलाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब कोई भी उनका जो स्पीशी का मेंबर है कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सारे स्पीशीज जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब हट चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए। सो ये तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, देन यू हैव कि बस डेंजर के बस पास में है, तो फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैसे हुए? सो ऑप्शन नंबर बी बेस्ट डेफिनेशन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, कि जो बहुत ज़्यादा डेंजर में है ऑलरेडी और बहुत बड़ा रिस्क ये है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या है? एक सही परफेक्ट एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है? सो कुछ नहीं करना होता है, बस अपना दिमाग लगाओ। एंडेंजर्ड मतलब ऑलरेडी डेंजर में, क्रिटिकली मतलब बहुत सीवियर डेंजर में, तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पे है। डन? ऑल राइट, चलिए
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट हिरॉन इन द वर्ल्ड एंड एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो यहाँ पर आपके पास दो फैक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं, एक तो कि ये जो हिरॉन बर्ड है वो सेकंड लार्जेस्ट हिरॉन है एंड उसके अलावा ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज भी घोषित कर दी गई है। सो इज इट अमेरिकन बिटन, बोट बिल्ड हिरॉन, व्हाइट बैलीड हिरॉन, व्हाइट ईयर्ड नाइट हिरॉन। तो ये सब हिरॉन्स के नाम हैं, ठीक है, बट इनमें से एक ही होगी ऑब्वियसली जो सेकंड लार्जेस्ट है और वही एक एंडेंजर्ड स्पीशी भी है। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट बेलीड हिरॉन जो है ये क्या है, हिरॉन्स में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बर्ड, और दूसरी बात ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। सो अगर आपको कभी एंडेंजर्ड स्पीशीज को छांटने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन, तो ऐसे पार्ट्स में पढ़ोगे, एक तो आपका वो मदद हो जाएगा, लाइक एंडेंजर्ड स्पीशीज सॉर्ट हो जाएंगे। अदर देन दैट आपको ऐसे जो हमने अभी पढ़ा, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, देन सेकंड लार्जेस्ट हिरॉन, ऐसे फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे। सो इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट बेलीड हिरॉन। All right. Next है the fifth question, which is which crane is a regular visitor of Keoladeo National Park and an endangered species। यानी यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर क्रेन है जो कि केलारो नेशनल पार्क जो है उसकी रेगुलर विजिटर है, यानी माइग्रेटरी बर्ड है फॉर श्योर, ठीक है। तो बर्ड जो होते हैं अगर उनकी जहाँ पे भी वो स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, अगर वहाँ की कंडीशंस उनके लिए सूटेबल नहीं होती हैं तो फिर वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कोई दूसरी जगह पे जहाँ पर उनके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, परफेक्ट होती हैं, राइट। सो इसी तरीके से कौन सी क्रेन है इनमें से जो केलाडियो नेशनल पार्क की रेगुलर विजिटर है, साथ ही साथ एक एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है। सो आपको क्या बताना है, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन अमेरिकन, साइबेरियन, यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रेन है, अफ्रीकन क्रेन है, अमेरिकन क्रेन है या साइबेरियन क्रेन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी क्रेन्स होती हैं, वो तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आंसर क्या है, आपने साइबेरियन क्रेन का नाम जरूर सुना होगा, राइट। सो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है साइबेरियन क्रेन, ये केलाडियो नेशनल पार्क की एक रेगुलर विजिटर है और वहाँ का एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी है जिसकी वजह से लोग जाते हैं वहाँ विजिट करते हैं। साथ ही साथ साइबेरियन क्रेन जो है उसको एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन वल्चर। तो जो इंडियन वल्चर है, बर्ड है, इससे रिलेटेड इनमें से क्या है जो सही है। अब ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ऐसे थोड़ी पूछे जाते, बताओ इनमें से कौन सा इंडेंजर्ड है, बताओ इनमें से कौन सा इंडेंजर्ड है, ऐसे कितना बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पता चल रहे हैं, साथ ही साथ आपको इंडेंजर्ड का भी नाम पता चल जाएगा स्पीशी का। तो यहाँ बात हो रही है इंडियन वल्चर के बारे में। इट इज नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। ये पाई ही जाती है या तो भारत देश में या पाकिस्तान में या नेपाल में। नेक्स्ट है, इट हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा खतरे में है ये, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन जो है इनको घोषित कर दिया गया है। देन यू हैव दे डाइड ऑफ रीनल फेलियर कॉज्ड बाय डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना, ये यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स नहीं होते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए फाइट करते हैं, जो कॉम्पीट करते हैं, उनके क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये कि रीजन क्या है जिस वजह से इंडियन वल्चर के लिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड उसको अनाउंस कर दिया गया है। सो व्हाट इज द रीजन कि इनका जो नंबर है वो इतना कम हो गया है, यानी इतने मेंबर्स जो हैं दे हैव ऑलरेडी डाइड। रीजन है डाइक्लोफिनेक की पॉइजनिंग। इस ड्रग से, डाइक्लोफिनेक से, इनके अंदर पॉइजन जो है वो स्प्रेड होता है जिसकी वजह से रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर्स हो जाता है एंड दैट्स व्हाई द नंबर्स आर have already decreased a lot and इनको critically endangered में रखा गया है। So ये जो point है ना, इस चक्कर में आपको ये question दिया गया है because it's very important। अभी से ये सारी चीज़ें पढ़ लो ताकि क्या पता अगर आप भी सोचते हैं यूपीएससी देंगे या एमपीपीएससी देंगे एंड स्टफ लाइक दैट, तो अभी से कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए छोटे छोटे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। सो इंडियन वल्चर के बारे में ये तीनों ही पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, सही है, करेक्ट है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। डन। तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान के नेटिव, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रीनल फेलियर की वजह से इनका नंबर कम हुआ है। और रीजन क्या है रीनल फेलियर का, डाइक्लोफिनेक पॉइजन, ठीक है। और रीनल जो वर्ड है वो किडनी से रिलेटेड है, ये भी आपको एक पता चल गया बिकॉज जब किडनी के पार्ट्स वगैरह पढ़ते हो, अगर कभी बायोलॉजी लेते हो सपोज, तो पढ़ोगे रीनल कैप्सूल वगैरह। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। क्लियर, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बस्टर्ड स्पीशीज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो यहाँ पर बस्टर्ड यानी कि एक बर्ड है, इंडियन बस्टर्ड भी सुना होगा आपने, है ना। तो ऐसे ही ये एक बर्ड स्पीशी है जिसके बारे में आपसे कुछ पूछा गया, लेकिन बताओ कौन सी वाली ये स्पीशी है जो कि एक बस्टर्ड स्पीशी है और ये यहाँ पर ही पाई जाती है। इज इट बंगाल फ्लोरिकन, इज इट कैटल इग्रेट, इज इट कॉमन क्वेल या ब्लैक टर्न। तो जितने भी हम बर्ड्स पढ़ेंगे ना, मतलब नॉट इन दी ऑप्शंस आई एम सेइंग, बट जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, दे ऑल फॉल इन एंडेंजर्ड की
कैटेगरी, इधर दे आर इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, तो वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। सो यहाँ पर वही बात है, बता दीजिए भाई कौन सा बर्ड है जिसको एक बस्टर्ड स्पीशी भी माना जाता है, तो वो बर्ड है नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। तो ये बर्ड जो है ये एक बस्टर्ड स्पीशी है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कंबोडिया और वियतनाम में नेटिव है, एंड साथ ही साथ ये इस कैटेगरी में भी फॉल करती है ऑफ IUCN रेड लिस्ट। डन, आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल फ्लोरिकन। नेक्स्ट है द 8th क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज एंडेंजर्ड एंड फाउंड इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इनमें से एक ऑप्शन है जो कि एक एंडेंजर्ड बर्ड है, साथ ही साथ ये राजस्थान के थार डेजर्ट में पाई जाती है। इज इट लेजन रेल, एलिफेंट बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या डोडो। तो अगर आपको पता हो डोडो तो भैया एक्सटिंक्ट हो गई है, अब ये बर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, नो मोर देयर आर स्पीशीज ऑफ दिस बर्ड। सो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है, साथ ही साथ ये एक एंडेंजर्ड बर्ड है। डन, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है द 9th क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड। फिर से सुन लो, दुनिया में अभी जितनी लिजर्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, छिपकली जितनी एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से अभी सबसे बड़ी जो लिजर्ड है और वो इंडेंजर्ड है, और रीजन है क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडेंजर्ड है। तो तीन चीजें आपको यहाँ पे पूछी गई हैं, तीनों फैक्ट्स पे टिक होना चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा। एक तो जो आंसर है वो दुनिया की लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड है, नंबर 2 वो एंडेंजर्ड है, नंबर 3 एंडेंजर्ड होने का रीजन क्या है, क्लाइमेट में हो रहे चेंजेस। सो इज इट ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड, इज इट कोमोडो ड्रैगन, डेजर्ट मॉनिटर, देन यू हैव टोके जेको। नाउ जिनको इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ वगैरह में, डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि भाई इनमें से कुछ नाम हैं जो लिजर्ड्स हैं, भले उनके नाम में लिजर्ड नहीं आ रहा है ना, बट अगर जिनको नहीं पता तो क्या करोगे आप, बोलोगे कितना आसान है, एक ही में तो लिजर्ड लिखा है वही आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो व्हेन यू सी द आंसर कोमोडो ड्रैगन, डोंट बी लाइक ये तो एक ड्रैगन है, ड्रैगन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो भाई ऐसी हमारी दिमाग की उपज है ना, एक ऐसा कैरेक्टर जो होता ही नहीं कि मुंह से आग निकल रही है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। बट एग्जैक्टली कोमोडो ड्रैगन ही नाम है एक लिजर्ड का, एक छिपकली का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग लिजर्ड है, ठीक है। सो इस तरीके से आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोमोडो ड्रैगन एंडेंजर्ड है, क्लाइमेटिक चेंजेस एंडेंजर कर रहे हैं उनको। दूसरी बात, ये दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग लिजर्ड है। इतनी बार रिपीट कर दिया है, होप आपको ये याद रहेगा। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट है द 10th क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजंस फॉर द घड़ियाल टू बिकम एंडेंजर्ड। घड़ियाल सबने सुना होगा है ना, हम क्रोकोडाइल्स पढ़ते हैं, घड़ियाल पढ़ते हैं, करेक्ट। सो यहाँ बोला गया है बताओ इनमें से क्या रीजन है जिस वजह से घड़ियाल जो हैं वो भी एंडेंजर्ड हो चुके हैं। इज इट लॉस ऑफ हैबिटेट बिकॉज ऑफ सैंड माइनिंग, क्योंकि रेत की माइनिंग की जाती है, सैंड माइनिंग की जाती है, इस वजह से इनका जो रहने का जगह है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नंबर कम हो रहा है। सेकेंड रीजन डिप्लीशन ऑफ फिश रिसोर्सेज, जितने भी मछली का रिसोर्स है वो जो है कम होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, जो कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, घड़ियाल्स को अफेक्ट कर रहा है। देन यू हैव डेट्रीमेंटल फिशिंग मेथड्स, जितने भी फिशिंग के मेथड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग्स फिशिंग मेथड्स यूज करते हैं, उसकी वजह से इनकी जो लाइफ है उसमें एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है, इनका डिप्लीशन हो रहा है, स्पीशीज कम हो रहा है। इज इट द रीजन? सो ये तीनों के तीनों रीजंस जो हैं वो बिल्कुल टॉप मोस्ट रीजंस हैं जिसकी वजह से घड़ियाल जो है उनका नंबर कम हो रहा है, ठीक है। सो आंसर क्या है 10th का? ऑल ऑफ दी above. These are the reasons because of which ghadiyal are endangered species. Now don't be in a dilemma like confusion कि क्या भाई ऐसे reasons होते हैं हर एक species के? No, there can be any reason. गिलनेट्स पढ़ा था हमने, climate loss नहीं, climate changes हो सकते हैं, habitat loss हो सकता है, poaching, hunting, then you know जैसे sand mining अभी हमने पढ़ा, या इनके खाने की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा construction, deforestation, कुछ भी हो सकता है reason, और वो अलग अलग होंगे ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि वो एनिमल जो है कहाँ पाया जाता है, वो बर्ड या जो भी स्पीशी है वो कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है द 11th क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जब हम अब्रीविएशंस पे आते हैं। IUCN इज अब्रीविएशन ऑफ, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो IUCN का बिल्कुल सही परफेक्ट फुल फॉर्म है, ठीक है। सो इज इट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, देन C फॉर कंजर्वेशन, N फॉर नेचर, और यहाँ फॉर है, यहाँ ऑफ है। ऑलराइट, नेक्स्ट दिया है इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल फॉर नेचर, यानी यहाँ भी IUCN का ही दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे नहीं किया है। देन यू हैव
इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल फॉर नेचुरल गैस, इंटरनेशनल यूनाइटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये तो IUCN वाला जो ट्रिक है वो काम नहीं करने वाला कि भाई जहाँ पे ना IUCN का कहीं पे भी एक ऑर्डर खराब होगा हम वो ले लेंगे। कई बार ऐसे भी अब्रिविएशंस होते हैं जिसमें पहले, जैसे इसमें दिया हुआ IUCN, तो पहले N का मीनिंग होगा फिर C का होगा, ऐसे कई अब्रिविएशंस होते हैं। सो प्लीज वो ट्रिक को मत फॉलो करो, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि क्या होता है उसका मतलब। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट IUCN वी नो कि यही एक रेड लिस्ट बनाते हैं जिसमें ये पूरा इनका रिसर्च का काम करते हैं। देन उसके बाद पॉइंट पे आते हैं कितने स्पीशीज हैं जिनका नंबर इंप्रूव हुआ है, जिनको एक अच्छी कैटेगरी में मूव करना है, कौन है जो और खतरे में आ गए हैं तो उनको कौन सी कैटेगरी में रखना है, ये सब इनका काम है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचर, वाइल्ड लाइफ, इन सबका, बायोडाइवर्सिटी सबका पार्ट आना चाहिए, राइट। सो अगर हम बात करें सिर्फ नेचुरल गैस की तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात, दिस इज नॉट इंटरनल यूनाइटेड। Is it internal united? What it is? It is an international organization. So option D भी इसलिए कैंसिल हो जाता है। बचता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल फॉर नेचर। सो इट्स नॉट अ काउंसिल, इट्स अ कंजर्वेशन, ठीक है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही फुल फॉर्म है, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट ऑल द एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। सो आंसर क्या है IUCN का? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट है द 12th क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्क्स ऑफ IUCN। ऑल राइट, आपके सामने ऑलरेडी आंसर आ गया बट नो वरीज, लेट्स जस्ट रीड देम। सो कौन से इनमें से काम है IUCN के, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वर्क्स हैं? नंबर 1, इट इज इन्वॉल्व्ड इन डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट्स, एडवोकेसी एंड एजुकेशन। क्या दिया हुआ है कि भाई IUCN जो है वो डेटा गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, फील्ड के प्रोजेक्ट जो मतलब फील्ड पे जाके प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, एडवोकेसी एंड एजुकेशन, हाँ सारी ही चीजें IUCN के अंतर्गत आती हैं। सेकंड काम क्या है? टू इन्फ्लुएंस, एनकरेज, असिस्ट सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व नेचर। भाई तभी तो नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। तो कंजर्व करने के लिए नेचर को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये एनकरेज करते हैं और ये असिस्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं सोसाइटीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई नेचर को कंजर्व करना है। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, कि कोई भी आप नेचुरल रिसोर्स को जब यूज करते हो तो वो इक्विटेबल साथ ही साथ इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी होता है। सो मतलब होना चाहिए, दैट यू शुड इंश्योर दैट, क्लियर। सो इस तरीके से ऑल द 3 ऑप्शंस आर द करेक्ट वर्ड्स जो कि काम है IUCN के या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस तरीके से। सो आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अ गुड क्वेश्चन, डन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है द 13th क्वेश्चन विच इज द इरावदी डॉल्फिन्स आर एंडेंजर्ड एंड फाउंड इन। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम पढ़ चुके हैं इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में कि ये एंडेंजर्ड हैं। बट ये जो डॉल्फिन्स हैं ये एंडेंजर्ड हैं ये तो हमको पहले ही पता है, बट ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आपको यहाँ 3 नदियों के नाम दिए हुए हैं, या तो इनमें से ये एक किसी रिवर में पाई जाती है या तीनों ही रिवर्स में पाई जाती है ना। सो ऑप्शन ए है द एयरवर्दी, एयरनेट शुड बी अयरवर्दी रिवर, then you have the Mahakam river, the Mekong river. Is it all of the above? सारे ही तीनों रिवर्स में मिलती है ये डॉल्फिन, या is it in any one of these? So ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये जो डॉल्फिन है इरावदी डॉल्फिन ये तीनों ही रिवर्स में पाई जाती हैं। So all of the above जो है वो आपका बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट आंसर है। डन, ओके। नेक्स्ट है द लास्ट सेकेंड क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द टाइगर्स टू बिकम एंडेंजर्ड। भाई जो टाइगर्स हैं उनकी कोई भी स्पीशी हो, हम ओवरऑल की बात करें, क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से टाइगर्स जो हैं वो भी एंडेंजर्ड है, यानी कि वो भी एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पे हैं? इज इट पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बोथ या ओनली ए? ऐसा दिया हुआ है कि या तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है ओनली ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखो अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो देखो कभी भी कोई ओनली ए नहीं लिख के देगा, क्योंकि अगर ए होगा तो आप इसी को टिक करके आओगे। अब अगर आप ए टिक करो या डी टिक करो एक ही बात है। सो डेफिनेटली इसका आंसर या तो इनमें से एक कोई है ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ है। सो इसका आंसर है दोनों ही बहुत बड़े प्रिमिटिव रीजंस हैं। क्या वो है? पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जिनकी वजह से टाइगर्स का नंबर बहुत कम हो चुका है एंड दे आर एंडेंजर्ड। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, both poaching and habitat destruction are the correct reasons. Done? All right, चलिए now let's move on to the last question which is why are mountain gorillas in danger? रीजन क्या है जिस वजह से माउंटेन गोरिल्ला जो हैं वो खतरे में है? इज इट ड्यू टू पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और ऑल ऑफ द अबव? ऐसे क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं? अब आप ये मत सोचना मैम ऑल ऑफ द अबव कुछ ज्यादा ही हो गया, बिकॉज देखो आपको नहीं पता ना आपको क्या आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सिर्फ इनमें से एक रीजन है, अब वो दो ही मैं दूं ही नहीं उसको,
को मैं कुछ और लिख दूं तो फिर क्या मतलब का है। इसलिए आपको सारे रीजंस पता होने चाहिए ताकि इनमें से कुछ भी पूछा जाए यू आर रेडी टू मार्क द करेक्ट आंसर। सो जो माउंटेन गोरिल्लाज हैं दे आर ऑल्सो इन डेंजर, बट व्हाट आर द रीजंस, लाइक क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो डेंजर में है। इज इट ड्यू टू पोचिंग, इज इट ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जहां पे भी रहते हैं वो जगह का डिस्ट्रक्शन, इज इट ड्यू टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे कभी कभी वॉर्स भी दे दिया जाता है एज एन ऑप्शन। सो ये तीनों के तीनों सही रीजंस हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से माउंटेन गोरिल्लास क्या हैं, डेंजर में है। डन, ऑल राइट। So with this, we have finally come to an end of the discussion of multiple choice questions based on the topic endangered species. I hope जो हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं एज इन जो फैक्ट्स हैं वो, और ये वीडियो जो है इस दोनों वीडियोस में मिलकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले होंगे विच आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। एंड येस, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इनमें जैसे भी फैक्ट्स आ रहे हैं ना, ये एक लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं जिस तरीके के अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए फॉर श्योर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द 8th एग्जामिनेशन जो भी पेपर आएगा, बल्कि बाकी भी जो जनरल नॉलेज है उसकी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी आर डन विद द टॉपिक, बट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस, और वो ये है कि लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। देखो होता क्या है ना, आपको सिर्फ ये लगता है कि जो क्लासेस का सिलेबस है सिर्फ वही कवर किया जाता है ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी टॉपिक जो कि आपकी ग्रोथ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है, हर एक चीज कवर की जाती है हमारे चैनल पे। बिकॉज मुद्दा ये नहीं होना चाहिए सिर्फ दैट द वीडियो शुड बी इंटरेस्टिंग, जो कि है, बट साथ ही साथ ये सब आपके लिए एक हेल्पफुल चीज, बेनिफिशियल चीज भी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक जो करिकुलम सेट है, जो सिलेबस है, उस पे वीडियोस तो मिल जाते हैं जो कि टॉप नॉच क्वालिटी के हैं, बट साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने को मिलती हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एग्जाम्स, जैसे हम बात करें NTSC की, हम बात करें ओलंपियाड्स की, ये सब के वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं ऑन आवर चैनल। साथ ही साथ आपको अगर एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, मे दैट बी एनीथिंग रिलेटेड विद एक्टिविटीज, मोटिवेशन सीरीज, छोटे छोटे फैक्ट्स अबाउट एनी सब्जेक्ट, हर एक चीज आपको अवेलेबल है ऑन आवर चैनल। बट ये सब चीजें आपको पता कैसे चलेंगी, लाइक व्हाट ऑल यू कैन स्टडी, जस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल, बिकॉज यहाँ सारी चीजें आपके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना होता है एंड वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही ये टाइप करके वेबसाइट ओपन करोगे, आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखो, सब कुछ देखिए आपको कितने अच्छे से मेंशन है एक ऑर्डर में, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12, तो आपको मेंशन ही है, तो आपको जो क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है वो तो क्लिक करके पढ़ ही सकते हो। साथ ही साथ आपको NTSC, ओलंपियाड, आपको MCQs, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, कुछ भी करना हो बस क्लिक कर दो एंड यू विल गेट द वीडियोस बेस्ड ऑन दैट। अब हो सकता है ना दैट यू आर स्टार्टिंग ऑब्वियसली द क्लास 8th GK, बट आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो ओलंपियाड NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई छोटे भाई बहन हैं जो कि अभी छोटी छोटी क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो एक्टिविटीज या कुछ चीजें बनाना सीखना चाहते हैं, जो कि बहुत ही कम मटेरियल से आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाना सीखते हो एक्टिविटी सीरीज में, तो डेफिनेटली आप ये शेयर कर सकते हैं विद देम। करना क्या है आपको सिर्फ क्लिक करना है ऑन द सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं दैट अगर आपको क्लास 8th का जनरल नॉलेज पढ़ना है, आप क्या करोगे, क्लास 8th पे क्लिक करो, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड गेट द वीडियो ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 8th इंग्लिश, क्लिक करो क्लास 8th इंग्लिश पे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको क्लास 8th का GK पढ़ना है, आप GK पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है GK, डोंट वरी, जस्ट क्लिक वंस अगेन, यानी स्क्रॉल करना है आपको, ठीक है, वेबसाइट पे, और आपको GK जो है वो यहाँ दिख जाएगा। यानी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो क्लासेस, जो सब्जेक्ट्स आपको डिस्प्ले हो रहे थे सिर्फ उतने ही अवेलेबल है, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा सो दैट यू गेट मोर सब्जेक्ट्स। सो जैसे यहाँ GK मिला है, क्लिक करो इस पे, अब आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब जैसे स्क्रॉल करोगे ना, पूरा ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब आप बस क्लिक करो ऑन द वीडियो, मतलब जो टॉपिक है, एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सपोज आपने सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें GK को लॉन्च किया गया था ऑन आवर चैनल। साथ ही साथ आपको इसमें पूरा सिलेबस पता चल जाता है, व्हाट ऑल टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड। Now once you are done with this और आपको लग रहा है let me just start with one of the topics of GK, click on cross icon, again get the topics, click on it and get the video. If you want to change the subject or the class, no worries, click on back button, again सारी चीजें आ जाएंगी, या scroll कर लो, आपको सब दिख जाएगा classes and subjects, click on them and get the video in front of you. So this is how आपका टाइम भी बचेगा। साथ ही साथ हम चाहते हैं that आपके पास जितना भी अवेलेबल कंटेंट है आप बहुत अच्छे से सीखें सब कुछ, because we don't want you कि आप सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करें, बट आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी हो एंड इन योर लाइफ
life you prosper. Clear? All right, चलिए. So with this, we have finally come to an end of today's discussion. That is multiple choice questions based on endangered species. I hope आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था in the previous video, and ये MCQs भी सारे आपको क्लियर हो गए हैं. And if it's a yes, then definitely you know what you have to do. You have to give a big fat thumbs up to the video. Also, you have to share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी ये quiz attempt करना हो, they can definitely do this. And also आप चाहें तो आप share कीजिए about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए, वो भी top notch quality की. एंड साथ ही साथ अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, क्या करना है आपको? Subscribe to Magnet Brains. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.